Good morning, class to class. In the previous lecture, we discussed about the electrolysis process. There was a scientist called Faraday. He also performed the experiments of electrolysis and then he observed some facts. He gave some conclusions of electrolysis, and that conclusions became the laws of electrolysis, and he called them Faraday's laws. ठीक है, he gave two laws actually ना, that's why first law we are going to discuss is Faraday's first law of electrolysis. ठीक है, तो first law देख लेते हैं कि what is the first law of electrolysis given by Faraday. इसके जो लॉस थे ना वो इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर ही बेस्ड थे सारे. ठीक है, अच्छा जैसे आपको पता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट हैपेंड, आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें चाहिए होते हैं दो इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, और हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, और मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसको बैटरी के साथ. यहाँ से करंट पास होना शुरू हो गया. व्हाट विल हैपन, देयर इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, एंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस विल मूव टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, है ना, वो वहाँ पे जाके क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं. ये आपको पता है. ठीक है, अब फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि उसने कहा ना जैसे कि रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाके जो है आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो अमाउंट है ना उन इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिपॉजिट हो रहा है उनका मास, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल था, जितना हमने क्या पास किया वहां से, करंट पास किया, या बोलें कितनी हमने वहां से पास की इलेक्ट्रिसिटी, उतना ही ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रोड्स पे इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मास है वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा. ठीक है, जितनी कम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना कम मास होगा, जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा होगा. ठीक है, तो मान लेते हैं हमने यहाँ से ना क्यू कूलम चार्ज जो है वो पास किया. कितना मास पास किया, चार्ज क्यू कूलम. ठीक है, और क्यू कूलम चार्ज पास करने पे कितना मास डिपॉजिट हो गया, मान लेते हैं W. तो हमारे पास क्या बनेगा रिलेशन, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. ठीक है, तो हम फैराडे लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ डिफाइन किया है, पहले ये पढ़ लेते हैं. द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. ठीक है, जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही ज़्यादा मास क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट होगा. ठीक है, वही है. आगे मान लेते हैं W ग्राम किसी सब्सटेंस का क्या हुआ, वहाँ पे डिपॉजिट हुआ. कब डिपॉजिट हुआ, ऑन पासिंग Q कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो W बिकम्स, या W किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, Q के. W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. ठीक है, और फैराडे ने जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव किया, ही यूज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी Z. उसने Z यूज किया और उसने उसको एक नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ठीक है, Z को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ठीक है, अच्छा आपने पढ़ा है जो Q है ना, है क्या, ये है तो चार्ज है. चार्ज जो है किसके इक्वल होता है, चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी, दैट इज करंट इंटू टाइम के इक्वल होता है ये. ठीक है, तो वी हैविंग द वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम ना Q के बजाय क्या पुट कर दें, I इंटू टी, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, W इज इक्वल टू Z. ठीक है, इंटू I इंटू टी बन गया. तो ये हमारे पास आ गई एक और इक्वेशन. इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इसको नाम. ठीक है, अच्छा क्या कभी ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, क्या ये कभी मास के इक्वल आएगा, W के इक्वल आ सकता है, आ सकता है. जब हम ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस 1 सेकेंड के लिए टाइम कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पेयर करंट पास करें ना अगर, तब उस टाइम पे इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, टाइम की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो Z बिकम्स इक्वल टू W. ठीक है, तो ऐसा करने से यही किया गया, इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन W बिकम्स इक्वल टू Z. ठीक है, अच्छा तब यहाँ से ऐसा करने से हमारे पास इस Z की, या बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की क्या आ गई, डेफिनेशन आ जाएगी. क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, मास के इक्वल. तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस
मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, है ना, व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। जब 1 एम्पेयर करंट हम 1 सेकेंड के लिए पास करेंगे तब उस सिचुएशन में कितना मास डिपॉजिट होगा, इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास फैराडे का फर्स्ट लॉ था। इट इज नोन एज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट हमारे पास है फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब फैराडे ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट उसने और किया फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। इस टाइम में उसने दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए इनटू डिफरेंट सेल्स, लेकिन उसने क्या किया, इन दोनों को सेम बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, यानी कि इनमें से सेम करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, सेम करंट पास किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब फैराडे ने फर्स्ट लॉ अप्लाई करने की कोशिश की तो वो लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था। क्यों एप्लीकेबल नहीं था, देखो, और इसने दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग लिए थे। ठीक है, मान लेते हैं एक कौन सा लिया है उसने, सिल्वर नाइट्रेट लिया है, सेकेंड कौन सा लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है। ठीक है, तो उसने ऑब्जर्व किया जब सेम चार्ज पास करवाया ना, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ अगर सेम चार्ज पास करवाया है तो जितना मास इस वाले इलेक्ट्रोलाइट का डिपॉजिट होना चाहिए था उतना ही किसका होना चाहिए था, इस वाले का होना चाहिए डिपॉजिट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए जाते हैं, सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं और सेम करंट पास किया जाता है, तब उसने ये ऑब्जर्व किया कि उनमें जो मास डिपॉजिट हो रहा था इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो पता किसके इक्वल आ रहा था इस टाइम, इक्वल टू देयर इक्वलेंट वेट्स। किसके इक्वल आ रहा था, इक्वलेंट वेट्स के। ठीक है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट नंबर 1 है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं सिल्वर का मास यहाँ पे डिपॉजिट जो हुआ है, मान लेते हैं लेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू m1। ठीक है, और लेट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इक्वल टू m2। और मान लेते हैं सिल्वर का अपना जो इक्विवेलेंट मास है वो E1 है। ठीक है, कितना है सिल्वर का इक्विवेलेंट मास, E1 है।